मेरा वो जन्म पौड़ी गढ़वाल के कुलासू गांव में हुआ था और मेरे दादाजी ब्रिटिश गढ़वाल में बेहतरीन गोलकीपर रहे। क्योंकि मैं 5 साल का था तब वो इस दुनिया से विदा हो चुके थे और बड़े प्रख्यात थे। उनका नाम था स्वर्गीय शेर सिंह रावत जी। उसके बाद मेरे पिताजी आए श्री स्वर्गीय चंद्र सिंह रावत जी, वो फर्स्ट गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए। उन्होंने भी अपने मिडफील्डर की भूमिका में बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई गढ़वाल राइफल में खेलते हुए। सन 70 में हम लोगों ने वहाँ से प्लान किया, उसके बाद हम देहरादून आए थे। उसके बाद बड़ा भाई को भी शौक रहा खेलने का, तो कहीं ना कहीं गुण आए। वो भी 86 में इंडिया खेला। मैं छोटा था तो मैं उसके बैग लेकर जाता था खेलने के लिए, तो मैं उसको देख के प्रेरित होता रहा। तो मेरा बड़ा भाई कमल सिंह रावत जी, उनको देखते देखते फिर मैं 1986 में मैं डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला। उसके बाद मैंने 10th भी किया, उसमें फिर मैं नेशनल खेला। उसके बाद 88 में फिर मैं अंडर 19 नेशनल खेला। तो इस तरीके से वहाँ से एक दौर शुरू हुआ। जब मैं 8th क्लास में था तो मुझे फुटबॉल का एक ब्रेक मिला। देहरादून लीग होती है, बहुत ऐतिहासिक लीग है, उसको हम आज भी खेल रहे हैं। जब मैं 8th क्लास में था, T4 की बात है, देहरांग में मैंने शुरुआत की थी। तो सभी खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हो चुके थे और लीग का सेमीफाइनल मैच चल रहा था। तो उसी दौरान मुझे मौका मिला 10-15 मिनट का, और उसी मौके में मैं आश्चर्यजनक गोल मारा और उसमें मैं प्रख्यात हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, खेलता रहा। यूपी में खेला, फिर वहाँ से 98 में मैं यूपी से रेफरी बना। उसके बाद 98 में मैं कोच बना। उसके बाद धीरे धीरे उत्तराखंड राज्य अलग बना, तो कई उम्मीदें जगी कि उत्तराखंड बनेगा। उत्तराखंड बनने के बाद हमारा अच्छा विकास होगा, उसके लिए हम संघर्ष करते रहे। उसके बाद मैं नेशनल कोच बना, धीरे धीरे क्लास 1 रेफरी बना। तो इस तरीके से मेरे जीवन का शुरुआत हुई। लंबा खेल जीवन आपका रहा। आपके खेल जीवन के खास मोमेंट जो बहुत आपको आज भी याद हो और बहुत आपके लिए अहमियत रखता हो? बताना चाहूंगा कि जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। रेफरीशिप में अगर मैं बताऊं तो मैंने एक नागालैंड वर्सेस असम राइफल का मैच खिलाया था और बहुत ही क्रूशल मैच था। तो वो इतना आकर्षक मैच रहा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर भर गया था, क्योंकि जितने हमारे जो चीफ मैच कमिश्नर थे डॉक्टर सोमनचंद सिंह नेगी जी थे, उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इस मैच को खिलाइए। तो उस मैच को खिला के मुझे बहुत ही एक अलग ही अल्टीमेट मिला, क्योंकि उसमें इंडियन प्लेयर खेल रहे थे। तो एक अच्छा अनुभव रेफरीशिप का रहा। फिर कोच का रहा। कोच का भी ये रहा कि जब मैं एज ए कोच 2005 में मैं एज ए कोच बनकर बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज हैं। देखिए, और इसमें बहुत ही मिडिल क्लास बच्चे भी हमारे पास 12-14 बच्चे हैं जो हमने उनको भी कंसिडर किया इस कैंप में। और हमारा एम है, आज हमारे पास जो 80-90 बच्चे हैं अच्छे प्रमोट होंगे। अच्छे यूपी के शमसुद्दीन जी, तो उन्होंने भी प्रोत्साहित किया। तो बस एक जुनून बना। उसके बाद मैंने असिस्टेंट रेफरी की ड्यूटी करी, और जब मैं लाइन में अच्छी फ्लैगिंग करने लगा और उस तरीके से देखा कि लोगों ने यार इसके अंदर जुनून, इसको सेंटर में भी रेफरीशिप दिया जाए, इसको 4th में दिया जाए, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल के। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि जब 2002 या 3 के जब उत्तराखंड बना, तो जब देहरादून लीग हो रही थी, तो मैंने 100 में से 92 मैच मैंने ही खुद ऑफिशिएट किए। तो इतना जुनून था कि मुझे कुछ बनना है, और मेरी एक सपना भी था कि मैं इंटरनेशनल रेफरी बनूं। मैं एक नेशनल रेफरी बन पाया पर इंटरनेशनल नहीं बन पाया। और फिर कब रेफरी से आप कोच भी बने? बस सर, मैं 98 में जैसे मैं रेफरी बना, उसी समय उसके 6 महीने बाद मैं कोच भी बन गया। तो कोच में मेरा रहा रुझान रहा। जब आप खेलते थे और आज के समय में जो फुटबॉल है, उसमें किस तरह का आप अंतर देखते हैं? बहुत सर, बहुत ज्यादा अंतर है। एक टाइम पे तो व्हील पावर होती थी, स्टेमिना होता था, और एक चमड़े की बॉल होती थी, बहुत हैवी होती थी। उस समय जूते भी बहुत बड़े होते थे। देहरादून में अगर मैं बात बताऊं, देहरादून के जो भगवान दास जी एक जूते बनाते थे, फुटबॉल के शूज बनाते थे, वो बड़े फेमस थे। कलकत्ता तक उनके शूज जाते थे। वो जूता इतना भारी होता था, और जूते सिंक पैड, और आपको अगर देखें तो बॉल भी इतनी भारी, तो उसमें शरीर में दमखम चाहिए होता था उस जमाने में। अब जमाना बदल चुका है। अब जमाना टेक्निक का, टेक्टिकल का बदल चुका है, टेक्निक्स का बदल चुका है, स्किल का बदल चुका है। क्योंकि अब बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर वो टेक्निक और गेम सेंस, मतलब आपको माइंड विद इन ए सेकंड में आपको डिसीजन चेंज करना है। पहले तो कि लॉन्ग पासेस खेलो, पावरफुल से खेलो, ताकत से खेलो। अब ताकत का गेम नहीं, अब सेंस का गेम है। ताकत तो है ही, ताकत के साथ सेंस का गेम भी है, स्किल का गेम भी है। तो टेक्निक बदल चुके हैं, ग्राउंड अच्छे हो चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। शायद उम्मीद भी है कि आने वाले 8 साल में इंडिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करेगा। अगर आप विश्व फुटबॉल को देखें और फिर इंडिया के फुटबॉल को देखें, इतना डिफरेंस विश्व के स्तर पर और इंडिया के स्तर पर क्यों है फुटबॉल में? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा देश गुलाम रहा। इंग्लैंड ने हमारे इंडियन को एक विरासत में क्रिकेट दे दिया गया। क्रिकेट की वजह से फुटबॉल दब गया। आज इंडिया 106 रैंकिंग में फुटबॉल में, और गर्ल्स में 56 में है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और ग्रास रूट पे जब तक हम कोचिंग सेंटर नहीं खोलेंगे, अपनी एकेडमी नहीं खोलेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। सबसे बड़ी चीज़ ग्राउंड, कोच, क्वालिफाइड कोच, क्वालिफाइड रेफरीज, क्वालिफाइड प्लेयर। मतलब यह है कि उनके लिए टेक्निक और टेक्निकल चीज़ें, स्किल और क्वालिफिकेशन, उनको डाइट, अगर उनको खिलाड़ी को डाइट अच्छी मिलेगी, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, और उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, तो क्यों नहीं वो इंडिया ग्रो करेगी। और इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप उठा के देखें तो इंडियन सुपर लीग हो रही है इस समय, और बहुत अच्छा पॉपुलर हो रही है। उसमें इंडियन प्लेयर के साथ फॉरेन प्लेयर भी खेल रहे हैं। तो उससे
एक खिलाड़ी को पैसा मिल रहा है क्योंकि खिलाड़ी प्रोफेशनल हो चुके हैं। हमारे उत्तराखंड के कई 5 खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं, जिसमें अनिरुद्ध थापा है, रोहित दानू है, साहिल पंवार है, आपका दीपेंद्र नेगी है, अभी हाल में ही अंजना थापा है, महिला है, अनिता रावत है। तो ऐसे कई लड़के अभी खेल रहे हैं इंडियन टीम में। तो ये बड़े खुशी की बात है कि इंडियन फुटबॉल ग्रो कर रहा है, पर लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग बेसिक पे शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं मैनचेस्टर गया था 2014 में और मैंने वहाँ पूरा एक हफ्ता देखा। मैं फीफा का ऐसे डेलीगेट बन के गया उत्तराखंड का, और मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ फॉरेन में क्या 5 साल के बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। दूसरी बात है वहाँ हर ग्राउंड में, हर घर में, हर गाँव में, हर जिले में, मतलब आप देखिए फुटबॉल का जुनून है। सबसे बड़ी चीज़ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, जो स्पॉन्सर वाली कंपनी है वो इनिशिएटिव लेती है कि उनको कहीं ना कहीं भाई रहने की, खाने की व्यवस्था, उनको एजुकेशन की व्यवस्था, अच्छी एटमॉस्फेयर की व्यवस्था। आज कमी ये है, उत्तराखंड हो या पूरे इंडिया हो, हमें बेसिक में फोकस देना पड़ेगा। हमें 5 साल के जो बच्चे हैं हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उनको ग्रो करना पड़ेगा। जब वो 10 साल या 15 साल के होते हैं तब जाके वो रिजल्ट देंगे इंडियन टीम को। तो उसके लिए खाना, रहना, एजुकेशन ये जरूरी है, क्योंकि आज इंडिया में एकेडमी तो चल रही है, कई क्लब भी चल रहे हैं, पर लेकिन वो बेसिक पे फोकस नहीं है जो इंडिया आज ग्रो करेगी। डाइट और बिल्ड सब कुछ है, लेकिन उनको एक एटमॉस्फेयर, एक प्लेटफॉर्म और अधिक से अधिक टूर्नामेंट, अधिक से अधिक लेवल के नेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट यहाँ पे हों और बच्चों को तराशा जाए, निखारा जाए। क्या आपको लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ कोचेस की और अच्छे कोचेस की भी कमी है? देखिए, एक तो एटमॉस्फेयर की कमी है, अच्छे कोचेस की कमी है। दूसरी बात है ट्रेनिंग। मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो एक 70% फुटबॉल उत्तराखंड में होता है और राज्य खेल हमारा फुटबॉल है। आज कोचेस के प्रशिक्षण होने चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंडियन कोचेस जो है टाइम के पंक्चुअल नहीं है। सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आप फॉरेनर कोच को हम देखें, टाइम के पंक्चुअल है, आधे 1 घंटे पहले ग्राउंड में खुद पहले होंगे, प्लेयर बाद में आएगा, पर वो 1 घंटे पहले आके अपना पूरा स्ट्रक्चर करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, पूरे थ्योरिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फिजिकली करेंगे, देखेंगे, इंडिविजुअल इंटरेक्शन करेंगे। जब तक इंटरेक्शन और अटेंशन नहीं करेंगे हम इंडिविजुअल एक प्लेयर को, तब तक हम उस प्लेयर को नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात है क्योंकि यहाँ पे जितने भी ज़्यादा आज हमारे इंडिया में इतने स्टेट हैं और इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, पर वो हम लोग वो खिलाड़ी नहीं दे पा रहे हैं कि जो इंडिया के फर्स्ट 11 में आ जाए और इंडिया को एक अच्छा मुकाम दे पाए। उसके लिए हमें सर्च करना पड़ता है। लीग की बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है और तो क्या ये आप मानते हैं कि इस तरह की लीग होनी चाहिए और लीग से ही खेलों का विकास हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, लीग से क्या होता है, एक तो लीग में खिलाड़ी को मैक्सिमम मैचेस खेलने को मिलते हैं। दूसरी बात है कि जो प्रोफेशनल लीग होती है उसमें आपके साथ फॉरेन प्लेयर भी खेलेंगे, आपके इंडियन प्लेयर भी खेलेंगे, आपके लोकल भी खेलेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड सुपर लीग हमने 2016 में कराई थी, तो उसमें हमने उत्तराखंड के अंडर 21 वाले लिए थे, फिर 5 फॉरेनर प्लेयर लिए थे, 10-15 हमने ऑल ओवर इंडिया से नेशनल प्लेयर लिए थे। तो उसमें जब वो मैच खेलेंगे आपस में, अब तो कई स्टेटों में होने भी लगी है, और जितनी लीग होगी, मैक्सिमम लीग होगी, खिलाड़ी को पैसा भी मिलेगा, उनको नेम भी मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट को ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स कोटा, देखिए आज हरियाणा देख लीजिए, अगर आप कलकत्ता देख लीजिए, आप गोवा देख लीजिए, स्पोर्ट्स कोटे होने से क्या होता है कि फ्यूचर जब बच्चा 21-22 साल का होता है, वो चाहता है कि मेरा भी भविष्य बने, उसे जॉब चाहिए, तो 10 से 15 साल उसकी लाइफ होती है खेलने की, तो वो चाहता है कि मेरा भविष्य भी बने। अच्छी लीग होगी तो क्यों नहीं वो आगे खेलेगा, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। तो ये डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि साल में 2 बार तो लीग होनी चाहिए। क्या आप किसी लीग को और किसी क्लब को आप फॉलो करते हैं? मुझे जो सबसे बेस्ट टीम लगती है मोहन बगान, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेम खेलती है, और आज से नहीं, वो तो उसका इतिहास ही रहा है, 1800 कुछ की वो क्लब है, और उसमें कई खिलाड़ी दिए। और खिलाड़ी की बात रहे तो जो हम इंस्पायर हुए थे, आयन विजयन थे इंडिया में, और भाईचुंग भूटिया थे, इनसे हम थोड़ा सा इंस्पायर हुए हैं। अभी हाल में अगर आप देखें तो सुनील छेत्री हैं, उत्तराखंड से अनिरुद्ध थापा हमारे इस लेवल पे पहुंचा है। तो कई लड़के ऐसे खेल रहे हैं। कौन से बड़े कारण हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड में और हमारे देश में विकास नहीं हो पा रहा, आप कमी मानते हैं, और उनके दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहली चीज है, उत्तराखंड हो या पूरे इंडिया में अगर फुटबॉल बढ़ानी है तो ग्रास रूट पे फोकस देना पड़ेगा। उनके लिए ग्राउंड हर ब्लॉक स्तर में, गांव में, जिले में एक ग्राउंड उनको प्रोवाइड किया जाए, वहाँ पे उनको रहने की, खाने की व्यवस्था दी जाए, उनको अच्छा कोचिंग दी जाए, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, जिससे कि वो आगे ग्रो करें, उनका फोकस ही फुटबॉल पे हो। दूसरा ये है कि को अच्छे से अच्छे मैक्सिमम मैचेस खिलाएं, उनको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराएं, जिससे कि उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, क्योंकि देखिए ट्रेनिंग अच्छी होगी, मैचेस अच्छे मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 ये है कि उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। देखिए कहीं अगर वो जाते हैं तो उनसे मीडिया रूबरू हो, उनका नाम विख्यात हो, उनको फेमस, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि मेरी पॉपुलैरिटी हो। ये चीजें होना बहुत जरूरी है। अंत में जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं और फुटबॉल को आगे ले जाना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हार के बाद ही जीत है, और मैं लास्ट में अंत में यही कहना चाहूंगा, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती से स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें,
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत खूब वीरेंद्र सिंह जी, आज बॉल को लेकर, चाहे वो उत्तराखंड की फुटबॉल हो, चाहे वो हमारे देश की फुटबॉल हो, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। आप स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप फुटबॉलर वीरेंद्र सिंह रावत से एक बातचीत सुन रहे थे।